नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे रोज चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल, प्राधिकरण पर बवाल। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा अपने चरम पर है और यात्रा शुरू होने के महज 17 दिनों में ही 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के लिए सरकार के लिए लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है और यही वजह है कि सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को भी बंद कर दिया है। वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा यात्रा व्यवस्थाओं के दौरान आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश यात्रा कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा व्यवस्था के साथ ही पेयजल संकट की भी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार यात्रा प्राधिकरण पर विचार कर रही है। सरकार ने 1 महीने में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। राज्य में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के साथ ही चार धाम यात्रा प्राधिकरण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की चार धाम यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा प्राधिकरण बनाकर सरकार राज्य में एक और आर्थिक बोझ डालने का कार्य कर रही है। आज इस प्राधिकरण का कोई लाभ जनता को नहीं होने वाला है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। चार धाम यात्रा में भारी श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। अब तक इस यात्रा में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। रोजाना हजारों श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर रहे हैं। सरकार के सामने लाखों की संख्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। चार धाम यात्रा के दौरान लगातार आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन अब मुख्यमंत्री बैठकों और निरीक्षण के नाम पर मीडिया की सुर्खियां बटोरने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये यात्रा चार धाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा से पूरे साल भर हमारे यहाँ के व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का, सबका यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा हुई यात्रा है और राज्य की भी आर्थिकी इससे बहुत ज़्यादा हमको कहीं न कहीं बढ़ती है और हमको मदद मिलती है राज्य में। और इसके साथ साथ जहाँ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये यात्रा हमारी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है। और शुरुआत के दिनों में यहाँ पर व्यवस्था बनानी थी, क्योंकि धामों की एक बियरिंग कैपेसिटी है और वो धारण क्षमता है, उस धारण क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ पर हो जाते हैं, तो व्यवस्था करने में, दर्शन से लेकर आवागमन में हर प्रकार से उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी उसमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में आप सब लोगों ने इस प्रकार का एक अनुभव हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने यहाँ के जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे, वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, क्योंकि हमारे लिए चार धाम यात्रा चूँकि महत्वपूर्ण भी है और जो चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं, उनकी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। उत्तराखंड की सरकार तो पूरी तरीके से इस चार धाम यात्रा में फेल हो गई और अगर ये लोग ठीक होते तो केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री को इसको अपने हाथों में नहीं लेना पड़ता।
और जिस तरीके के वीडियोज़ आ रहे हैं लोगों को, निश्चित ही दुख देने वाला है और इससे छवि खराब हुई है, मेरा ये मानना है। ना ये पत्रकारों की सुनते हैं, ना विपक्ष की सुनते हैं। हमने पिछले बार भी कहा था कि मंत्री कहाँ हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था पोस्ट कोविड इफेक्ट आएंगे, लोग की मृत्यु इतनी हुई कि इनको आंकड़े छिपाने पड़े। अभी तक जो यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उसमें अधिकतर केस हार्ट अटैक के हैं। इस बार हमने फिर, आपने और मैंने, सारे पत्रकार बंधुओं ने और मैंने ये कहा था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट के साथ साथ अब कोविशील्ड के इफेक्ट्स भी आ गए हैं, जो सबको पता है पूरे देश को कि कोविशील्ड के भी इफेक्ट हैं। कोरोना के टाइम में भीषण लोग की मृत्यु हुई थी, लगभग 50 लाख लोग इस हिंदुस्तान के मरे थे और आज वो डर सामने आ गया। ये 56 लोगों में से ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी कार्य कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कमेटी के गठन कर दिया है। मुख्य सचिव के अनुसार ये कमेटी राज्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर होने वाली यात्राओं के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन का भी अध्ययन करेगी। 1 महीने के भीतर इस संबंध में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ये कमेटी यात्रा की नियमित गतिविधियों पर निगाह रखेगी, साथ ही यात्री से जुड़े अधिकारियों को समय समय पर यात्रा के व्यवस्थित संचालन के लिए दिशा निर्देश भी देती रहेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यात्रा प्राधिकरण बनाकर सरकार राज्य में एक और आर्थिक बोझ डालने का कार्य कर रही है। इसी प्राधिकरण का कोई लाभ जनता को नहीं होने वाला है। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है, तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। अब ठीक है, चीज़ें बनाई भी जाती हैं, जनता की राय नहीं होती तो वापस भी ली जाती है। जो चीज़ें बनती है वो जनता के हित में बनती है। सरकार विचार कर रही है, जनता के सुझाव लेगी, जनता की ओर से सुझाव आएंगे तो जनता के हित में बनाएगी। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ को नियंत्रित कर पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन बढ़ती भीड़ से तमाम व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। इसी बीच अब धामी सरकार भीड़ नियंत्रण को लेकर यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी कार्य कर रहे हैं। देखना होगा इस प्राधिकरण के बनने से यात्रा में कितना सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है और एक तरफ जहां प्राधिकरण का गठन करने की बात कही जा रही है, जो कि कितने यात्री पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर ये प्राधिकरण काम करेगा, ये तमाम चीजें। हालांकि विपक्ष का ये साफ तौर पर मानना है कि जब यात्रा हर साल होती है और जो 6 महीने का वक्त मिलता है, उस 6 महीने के वक्त में सरकार कोई तैयारी क्यों नहीं करती पहले से? आखिर क्यों लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतनमणि डोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश बिष्ट जी से करना चाहेंगे। राजेश जी, अभी प्राधिकरण का जब जिक्र हुआ था उस दिन भी आप डिबेट में थे और हम बात कर रहे थे कि ये प्राधिकरण काम कैसे करेगा। मुख्यमंत्री लगातार बैठ के कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर चिंता जता रहे हैं। हालांकि विपक्ष के जो आरोप है वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगातार नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो इस पर? जी, आपका बिल्कुल ठीक कहना है। बीच में आपकी हमारी इस बारे में पिछली डिबेट में चर्चा भी हुई थी। जहां तक हम प्राधिकरण के प्रारूप की बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा ये बात कि अभी उस पर चर्चा मात्र हुई है। ड्राफ्ट
सरकार तैयार करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से अभी हम ये सुन भी रहे थे कि हमारे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी ने कहा कि उसमें क्षेत्रीय लोगों का सुझाव लिया जाएगा। मैं ये मानकर चलता हूं उनके साथ साथ जो हमारे विपक्षी साथी हैं उनके भी इसमें सुझाव लिए जाएंगे, क्योंकि जो पार्टियां यहाँ पे प्रदेश में इस समय हैं वो कहीं ना कहीं अपनी भी भूमिका इस यात्रा में निभाती हैं, तो उनके भी विचार लिए जाएंगे और उसके बाद प्राधिकरण का निर्माण किया जाएगा। और जहां तक हम प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, जो जितना मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि प्राधिकरण का जो काम रहेगा वो वहां की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना। जिस तरह से अभी हम अलग अलग विभागों को, पर्यटन विभाग जो है वो अलग अलग विभागों से बात करता है, चाहे वहां पे पेयजल विभाग से बात करनी पड़ती है, अन्य विभागों से कहीं शौचालय के लिए बात करनी पड़ रही है, कहीं भंडारण विभाग से बात करनी पड़ती है, कहीं यात्रा के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग से बात करनी पड़ती है। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि इसका जो एक संपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी, जो एक नया प्राधिकरण बनेगा जो लोगों को अच्छी और सुगम यात्रा कैसे दे सकता है, उनकी जो यात्रा है वो किस तरह से पवित्र मन से जो वो यहाँ पर आ रहे हैं और अच्छी तरीके से जो वो यात्रा करके जा सके, उसके लिए जो बेहतर से बेहतर प्रयास होंगे सरकार के, वो सुझाव लिए जाएंगे और प्राधिकरण का निर्माण किया जाएगा और यात्रा अच्छी होगी जिस प्रकार से अभी तक चलती भी आई है। और जो संख्या इस समय इतनी बड़ी संख्या इस प्रदेश के अंदर आई है, इसमें इस संख्या को देखते हुए ये विचार लिया गया है। ठीक है। शीश नौटियाल जी, क्या समस्या आ रही है प्राधिकरण को लेकर? क्यों विपक्ष इतना ज्यादा हाय तौबा कर रहा है? अगर सरकार कुछ नया करना चाहती है, कुछ बेहतर करना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है इस यात्रा को बेहतर बनाने के लिए, तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? सरकार अच्छाई तो नहीं कर रही मैडम, समस्या इस बात की है इन लोगों ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। चारधाम यात्रा के लिए पता था कि चारधाम यात्री इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे, इस बात को तो बार बार हर मंच पर बोलते रहे मुख्यमंत्री जी, इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे, रिकॉर्ड टूटेंगे। पर उस रिकॉर्ड को टूटने के लिए जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी उसको बनाने में नाकाम रहे। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि विपक्ष तो बोलता ही रहा, पत्रकार भी बोलते रहे, आप पत्रकारों के ऊपर केस करने लगे और आज केंद्र ने भी बोल दिया इस बात को लेकर कि हम मदद करने को तैयार हैं राज्य अगर व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है तो ये तो सबके सामने है, जग जाहिर है। और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सिर्फ पहाड़ों में चारधाम की नहीं, हर जगह ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चरमरा गई है। आप कहीं भी देखें, देहरादून के अंदर भी अगर आप देखें तो यात्रा जो जाम है सड़कों में इतना भयंकर जाम लगा हुआ है कि बड़ा मुश्किल हो जा रहा है निकल पाना। तो इस तरह से भी बड़ी समस्याएं आ रही है, ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं लोग, यात्री परेशान है, बिना यात्रा करे वापस जाना पड़ रहा है, तो कई समस्याएं हैं। और अब प्राधिकरण की नया शिगुफा इन्होंने डाला है, जनता के बीच में प्राधिकरण बन रहा है। अब ये प्राधिकरण किस प्रकार का है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जैसा प्राधिकरण पहले बनाकर दिया था क्या उस प्रकार का तो नहीं, क्या है ये तो देखने का विषय है। और निश्चित ही अगर ये विपक्ष से सलाह लेकर कुछ काम करेंगे मेरे ख्याल से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस पर फिर आपत्तियां कम होंगी और एक सही निर्णय होगा, सही तरीके से बनेगा और जनता को इससे फायदा मिलेगा, ऐसा मैं ठीक है। आशीष जी, देखिए अभी राजेश जी ने कहा कि विपक्ष का जो सुझाव है उसे लिया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्रिटिसाइज करना हर वक्त कितना सही मानते हैं आप विपक्ष की भूमिका में हैं, अच्छी बात है। क्या आप ये जो भीड़ आ रही है लाखों की, क्या कांग्रेस सरकार होती तो इतनी आसानी से सब कुछ स्मूथली चल रहा होता? और अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं पहले आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी संख्या में लोग आने वाले हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, हम प्रिपेयर ही नहीं हैं, हमारे पास उतनी जगह ही नहीं है। और ये बात सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मुझे लगता है हर व्यक्ति को और हर उत्तराखंडी को ये बात पता है कि कितनी सीमित संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। और अगर हम वो क्राइटेरिया जानते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रिकॉर्ड तोड़ने की बात क्यों कही जा रही है, क्यों हम रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं, क्यों व्यवस्थाओं को इग्नोर कर रहे हैं। कांग्रेस सुझाव देगी, बेहतर बात है, और अभी जैसा राजेश जी ने कहा वो सुझाव लेंगे भी, लेकिन आप मुझे बताइए, आप अगर आप सत्ता में होते तो क्या करते? निश्चित मैडम, हम लोग पहले से इसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करते कि इतनी मात्रा में गाड़ियां ऊपर पहाड़ों में ना चढ़े। अगर गाड़ियां पहाड़ों में चलेंगी तो समस्या तो आएंगी। और ठीक है, इससे पहले एकदम जब यात्रा शुरू हो रही है आप तोड़ फोड़ कर देंगे स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम पर, वहां पर भी व्यवस्थाएं खराब करने का काम करेंगे। वहां पर देखिए सिर्फ गाड़ी की व्यवस्था या यही व्यवस्था को खराब समझे आप, वहां के भी जो हमारे हक हुकुमधारी हैं, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, वो भी हड़ताल पर बैठे थे इनकी व्यवस्थाओं के कारण।
कि एंड वक्त पर आपने व्यवस्थाएं खराब कर दी। लोग पहुंच रहे हैं, उनको पानी तक नहीं मिल रहा, पानी की लाइन तक तोड़ दी गई है। तो आपने एंड वक्त पर जब यात्रा शुरू हो गई, आप उस समय गड्ढे गड्ढे करके रख देते हैं लोगों के घरों के आगे केदारनाथ में। उनकी व्यवस्थाएं हमने देखी है, आपके चैनल के माध्यम से हम डिबेट पे रहे हैं। तो कोई भी काम करने का उचित समय होता है, और किस तरह काम करना है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको 50 किलोमीटर सड़क बनानी है तो 50 किलोमीटर को एक साथ खोद देंगे। आप 5-5 किलोमीटर कर बना के भी उसकी व्यवस्थाओं को बनाने की, क्योंकि जैसा व्यवस्था होती है उस हिसाब से काम किया जाता है। हमें पता है कम जगह है, कम जगह के हिसाब से काम करना होगा, तो उसी तरीके से काम करना चाहिए। और यहाँ पर तो मैडम समस्या इलेक्टोरल बॉन्ड की भी है कि जब आपने पैसा खा रखा है तो काम तो देना पड़ेगा, और बड़ा काम देना पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने कुछ काम दिया होगा ठेकेदारों को जबरदस्ती, जो उन्होंने काम करवा रहे हैं और तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा कारण यही लोग। ठीक है, दीपक रावत जी, कैसे देख रहे हैं चारधाम यात्रा को? साथ ही साथ जो ये प्राधिकरण बनाने की बात कही जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले दिन से, मेरी आवाज आ रही है जी? पहले दिन से चारधाम यात्रा का राजनीतिकरण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी है, पर ये इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। पर विपक्ष अगर इसकी बात को करेगा तब ये कहते हैं कि विपक्ष चारधाम यात्रा का राजनीतिकरण कर रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कौन कहता था कि रिकॉर्ड तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे? कौन कहता था कि हमने अपनी सारी तैयारियां फुल प्रूफ कर ली हैं? कौन कहता था कि हमारी और वेदर जो रोड है वो चौड़ी कर दी गई है, आराम से यात्री आएंगे जाएंगे? कौन कहता था कि हमने सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से स्थापित कर दी हैं, बना दी गई हैं? मात्र 15 दिन 16 दिन हुए हैं आज यात्रा को शुरू किए हुए, और जब आप इनके हाथ पांव फूलने लग गए हैं तो आप ये विपक्ष से कहते हैं कि आप इसको मुद्दा मत बनाइए, राजनीति मुद्दा मत बनाइए। अरे साहब, सारे राजनीतिक मंचों में तो चिल्ला चिल्ला के आपके नेता इसका श्रेय ले रहे थे कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से होगी, वो हमारी वजह से हो रही है, हमने ऑल वेदर रोड बनाई हमारी वजह से। अब जब सारी जनता आ गई है तो वो ऑल वेदर रोड में 24 घंटे गाड़ियां नहीं चल रही है, द्वार बना दिए गए हैं, कुछ लोगों को ऊपर भेजा जा रहा है। मैं मानता हूं कि अब ये राज्य सरकार मानने को राजी नहीं होगी कि इनकी व्यवस्था थी वो चरमरा गई है, और विपक्ष भी नहीं चाहता है कि ऐसे मौके में सत्ता पक्ष को घेरा जाए। लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को ये कहेंगे कि आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो तब विपक्ष को ये बोलना पड़ेगा कि आप ये यात्रा ना भारतीय जनता पार्टी की है ना विपक्ष की है, ये यात्रा इस प्रदेश की है, और यदि इसमें किसी भी प्रकार का अगर किसी को परेशानी होती है, ये सरल सुगम और सुरक्षित यात्रा अगर नहीं बनाई जाती है तो उसका दुष्प्रभाव यहाँ के लोगों को पड़ेगा, हमारी आर्थिकी भी पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने एक नया सुगुबा छेड़ दिया है। देवस्थानम बोर्ड कौन लेके आया था? भारतीय जनता पार्टी। देवस्थानम बोर्ड को वापस किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी। प्राधिकरण कौन लेके आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। मुझे ये बताइए ना दीपक जी, अगर वो प्राधिकरण का गठन करने की बात कर रहे हैं और अगर वो बेहतर काम करता है, क्योंकि ये भविष्य की बात है कि कब गठन होगा, कब बनेगी, कब वो इम्प्लीमेंट करेगी, कब वो यात्रा की व्यवस्थाओं पर ध्यान देगी, बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अगर वो काम करना चाह रहे हैं, कुछ बेहतरी करना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है? फिर करने तो दीजिए, मौका तो दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सारा प्राधिकरण यात्रा के मध्य में ही पता होता? 4 महीने पहले 6 महीने पहले इस बात पर चर्चा नहीं की जा सकती? नहीं, यात्रा के मध्य ही अगर उनको ये समझ आ रहा है कि वो इतना भीड़ कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं ना कि इतना उनको भी आइडिया नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। और जो रजिस्टर हैं वो तो आ ही रहे हैं, जो नहीं रजिस्टर हैं, जो जुगाड़ के भरोसे आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। इसका मतलब अनुमान लगाने में सरकार फेल हुई ना, ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर यात्रा के मध्य में प्राधिकरण की बात की जा रही है, यात्रा शुरू होने से पूर्व इस बात पर चर्चा क्यों नहीं की गई? अब ये इस प्राधिकरण तो अब तो आएगा नहीं, ये तो अब 2025-26 तक आएगा जब भी होगा। लेकिन अब चाहते हैं कि जितना हो सके यात्रा में जितना सुगम सरल और सुरक्षित यात्रा सरकार बना सकती है। विपक्ष कतई नहीं चाहता कि इस पर चर्चा की जाए, इसको राजनीतिकरण किया जाए। लेकिन यदि जब इनका अच्छा होता है तब उसको स्वीकार, और जब गलत होता है
तो ये उसको स्वीकार करने से बचते हैं। हमने तो नहीं कहा था ना कि हमने तो इस यात्रा के बारे में विपक्ष किस नेता ने बोला? इन्हीं के लोगों ने बोला मंचों में चुनाव से पहले कि यहाँ पर यात्रा डबल होगी। पिछली बार 50 लोग आए थे, 50 लाख लोग आए थे, इस बार डबल हो जाएगी। उसका श्रेय लिया था ना इन्होंने। ये बात तो किसी विपक्ष ने नहीं बोली थी। राजेश जी क्या कर रहे हैं आप? मुझे तो कई बारी जब हम डिबेट्स में बैठते हैं मुझे लगता है इतनी हंसी आती है मुझे मन ही मन में। मैं कह रहा हूँ जो श्रद्धालु देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं, विदेश के किसी भी कोने से आ रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यात्रा कर रहे हैं, पीने का पानी भी साफ मिल रहा है। ये भी आप ही डिसाइड कर रहे हैं क्या राजेश जी? ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कौन डिसाइड कर रहा है? आप कर रहे हैं। एक सेकंड में वापस आऊंगी। रतनमणि डोभाल जी का रुख करते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। रतनमणि जी, इस 4 धाम यात्रा को कैसे देख रहे हैं और ये जो प्राधिकरण आया है बीच में, इसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष कह रहा है ये महज एक शगुफा है और एक आर्थिक बोझ पड़ेगा सरकार पर। इस नजरिए से अगर हम देखें तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको भी सुन रहा था सब लोगों को, लेकिन अब जब इतना क्राउड आ रहा है उसके लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था की ही जाएगी। कोई भी सरकार होगी उसको इसको देखना ही होगा और कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी सुचारू से। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 86 में कुंभ मेला था हरिद्वार में और मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी थे उत्तर प्रदेश के। तब 1985 में एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रयास ये किया गया था, इनके माध्यम से पंडा पुरोहितों को और तमाम जो हितधारक लोग हैं कि यहाँ पर चूंकि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है, मेले भी हर साल लक्खी मेले हो रहे हैं, उनमें स्नान पर्व है तमाम, तो कोई ऐसी व्यवस्था ये तिवारी जी के समक्ष बैठक हुई थी, उसमें रखा गया था और मैं कह सकता हूँ कि मैं उस बैठक में शामिल था एज ए रिपोर्टर। तो उसमें तिवारी जी ने कहा था कि ठीक है, ये यहाँ से ये सुझाव दिया गया था कि मेला प्राधिकरण जैसा कुछ आप बना दीजिए ताकि वो निरंतर काम करता रहे, कि खाली कुंभ मेले की ही व्यवस्था ना हो, अन्य जो स्नान पर्व होते हैं, अन्य जो लक्खी मेले होते हैं साल भर, कांवड़ मेला है दूसरा, और वो बॉडी अलग बनी रहे और वो काम करे उसमें। तो हुआ ये कि जब वो लखनऊ लौट के गए तो जो ब्यूरोक्रेट तो अपने हिसाब से चीजों को तय करता है, वो लखनऊ जगह उन्होंने वहां बैठक बुलाई तो उसमें कहा साहब मेला प्राधिकरण जैसा तो कोई हमारे यहाँ नॉर्म्स नहीं है, व्यवस्था हमारे यहाँ विकास प्राधिकरण है और हम विकास प्राधिकरण की यूनिट बना देते हैं हरिद्वार में। तो वो उसका विरोध भी किया गया कि ये हमने न मांगा है ना कुछ, लेकिन वो थोप दिया गया लोगों पर। लोग तो तब ये सफाई दी गई, ये कहा गया है कि जो आप चाहते हैं मेला, ये जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण है, ये इसका वही उद्देश्य है, ये वही काम करेगा जो लोग चाहते हैं कि हमारे मेला भूमि है वो सुरक्षित रहे, वो उस पर अतिक्रमण ना हो और यात्रा व्यवस्था की वो सुचारू रूप से वो व्यवस्था करे। लेकिन उस संस्था ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है मेला व्यवस्थाओं का और वो सफेद हाथी बनकर रह गया है ये सब। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई व्यवस्था निश्चित रूप से सरकार को बनानी होगी कि ये यात्राएं तो निरंतर चल रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के समय, अब राज्य अलग हो गया, तो हरिद्वार को उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता था 4 यात्रा का। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी समझ ये है कि आपको यात्रा को कंट्रोल करना है तो हरिद्वार ऋषिकेश से ही करना होगा। आप पहाड़ पे चढ़ा के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको यहीं पर आपको नियंत्रण कंट्रोल की स्थिति बनानी पड़ेगी, यही पंजीकरण का और कितना का, और यहाँ आपको उनको ठहराने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर अंग्रेजों का अगर ब्रिटिश काल के उसमें जाएं तो हमारे यहाँ पे नगर पालिका उसके नाम में लिखा यात्री पड़ावयान के नाम से जगह हैं, वो व्यवस्था करते थे उस पर कि जब अधिक यात्री आएंगे तो उनमें वो टीन शेड वगैरह डाल देते थे और लोग यहाँ पर रहे। तब होटल धर्मशालाएं कम थी, लेकिन अब वो यात्री नहीं आ रहा है। 2 चीजों को सरकार को ये एजेंडे में लेना होगा जब वो प्राधिकरण बना रहा है, पर्यटन और तीर्थाटन।
मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको दो मंत्रालय बनाने थे। ठीक है रतन मणि जी, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं पर सवाल, प्राधिकरण पर बवाल। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश भिज जी का रुख करते हैं। राजेश जी, देखिए यहाँ जो समस्या है वो ये है कि आप अब क्यों सोच रहे हैं प्राधिकरण के बारे में, साथ ही साथ क्या इसका आर्थिक बोझ आप सरकार पर नहीं डाल रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि जब 6 महीने का वक्त आपको मिलता है तब आप तैयारी क्यों नहीं करते? यशी जी, जहाँ तक आपने कहा कि इसका बोझ जो है वो आर्थिक रूप से सरकार पे पड़ेगा, मैं इसमें आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस संख्या में श्रद्धालु यहाँ निरंतर आ रहे हैं और जैसे हम रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं या हम कह रहे हैं पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और हमारे विपक्षी साथियों के भी रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही चीज को बार बार ही कह रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि जब ये संख्या आज जिस उसमें आई है, मतलब जिस संख्या में लोगों का यहाँ आना हुआ है, वही संख्या अगर निरंतर बढ़ती है और हम सुविधाएं उन्हें अच्छी देते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सरकार पे कोई बोझ पड़ेगा। और हमें ये समझना होगा कि समय समय पे बदलाव हर एक क्षेत्र की, हर एक विभाग की आवश्यकता है, लोगों को भी समय समय पे बदलाव की आवश्यकता है। जो व्यवस्थाएं आज करने में सरकार को कई विभागों के साथ तालमेल बैठाना पड़ रहा है, अगर एक प्राधिकरण नियमित रूप से बन जाएगा तो सरकार को सिर्फ और सिर्फ प्राधिकरण से बात करना पड़ेगा और सरकार का जो प्राधिकरण का कंट्रोल रहेगा वो सभी विभागों को सामूहिक रूप से एक जगह पे लाके निर्देश देने का काम होगा, जिसमें सरकार को जो आज इतने प्रयास करने पड़े शायद अगली बार ये ना करना पड़े। और दूसरी बात, सरकार कम से कम जो बीते समय में 23 वर्षों में हमारे प्रदेश में यात्रा रही है, उन यात्राओं के मुकाबले अगर इस वर्ष कुछ नया सोच रही है, कुछ नया ला रही है, तो मुझे लगता है सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर हम कोई चीज होने से पहले ही सवाल उठाएंगे, किसी चीज के आने से पहले ही हम उस पर प्रश्न खड़ा कर देंगे, तो वो चीज आने तक हमें पता कैसे चलेगा? आज अगर मुख्यमंत्री जी ऋषिकेश आने के बाद लोगों के भोजन की व्यवस्था को देख रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था को देख रहे हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था को देख रहे हैं, अधिकारियों को नियमित रूप से वो निर्देश दे रहे हैं, शाम को वो फीडबैक ले रहे हैं, क्या हुआ दिन भर की जो यात्रा में लोगों को कोई असुविधा तो नहीं, उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। वहीं पे केंद्र का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एसडीआरएफ के साथ वो एनडीआरएफ के लिए भी स्पेशल उन्होंने कहा है कि अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसकी मदद करेंगे। क्योंकि केंद्र को कहीं ना कहीं राजेश जी ये समझ में आ रहा है ना कि आप व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। मेन बात तो यही है, ऐसा मेन मुद्दा तो यही है ना कि आप इस बात को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं इतनी भीड़। और आपको मैं एक बात बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, और मुझे लगता है आपको पता भी होगा, जो मेन इश्यू है ये भीड़ बढ़ने का, ये आपके रजिस्टर्ड, बहुत जो रजिस्टर्ड है वो तो आ ही रहे, और आधे से ज्यादा लोग नॉन रजिस्टर्ड है जो कि ऐसे ही उत्तराखंड आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो किसी ना किसी तरीके से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस पर कंट्रोल लगाइए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये जो आपका अधिकारी है, जो आपके अधिकारी हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। ये अगर अपना काम सही तरीके से करें, या जो गाड़ियों को लेकर आवाजाही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये कौन देखेगा? मुख्यमंत्री जी तो देखने से रहे, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ऐसे, और मुख्यमंत्री क्यों करेंगे ये काम जब उन्होंने इसके लिए लोग रखे हुए हैं? तो से आ रही हूं, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। जितने नोडल ऑफिसर्स मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त आप सब अधिकारियों को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने में क्यों लगे हुए हैं। आप ही के सरकार के मंत्री अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, आप ही के मंत्री कहते हैं कि वो काम नहीं करते। आप सबके सब ये कह रहे हैं अचानक से सारे अधिकारी काम करने लग गए हैं। अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो ये भी तो आप ही देखेंगे ना। देखिए यशी जी, इसको हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से समझना होगा। कोई भी अधिकारी यात्रा में कोताही नहीं बरत सकता है। मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं, किसी तरह की कोताही पे वो तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने 24/7 नोडल ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, हेल्पलाइन नंबर्स 24/7 अवेलेबल हैं। हमें ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हम लोग अधिकारियों को प्रोटेक्ट करें। अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी आपकी हमारी तरह मनुष्य हैं। जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनको समय दिया गया है, जितनी टाइमिंग
उनकी फिक्स की गई है, वो अपने अपने टाइम से काम कर रहे हैं। और जो संख्या बढ़ी है, ये हमें समझना होगा कि जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है, कर्मचारी प्रदेश के अंदर वही है जो थे, लेकिन जो संख्या बढ़ी है वो एकदम से एक के ऊपर 100 आदमियों की संख्या बढ़ी है। इसके लिए व्यवस्था में थोड़ा समय लगेगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश को आगे के लिए सचेत होने का मौका मिल गया कि हाँ, कि आप अगर इस प्रदेश के अंदर अगर आप व्यवस्थाएं ठीक दे रहे तो संख्या इतनी 4 गुनी 5 गुनी बढ़ सकती है। आने वाले टाइम के लिए आप संख्या को ठीक करने के लिए व्यवस्था को सुचारू कीजिए। प्राधिकरण एक माध्यम बन रहा है, उसका हम सबने स्वागत करना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज होगी। और प्राधिकरण का गठन क्या इस साल की यात्रा में हो जाएगा, या हमें अभी अगले साल हम इसको देख पाएंगे कि ये कैसे काम करेगा? यशी जी, अभी यात्रा को केवल 17 दिन हुए हैं और अभी भी 5.5 महीने की यात्रा अभी शेष बची हुई है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसी समय पे इसी समय पे लैंडस्लाइड और बारिश और उसमें निकल जाएगा, तब लोग कम ही रहते हैं। उसमें नहीं, उसमें प्राकृतिक तो आपदा है या कोई किस तरह के बारिश तूफान है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सरकार गंभीर है इस विषय पे। मैं समझ के चल रहा हूँ जल्द से जल्द प्राधिकरण का गठन होगा और सभी को, आप लोगों को उसके बारे में भी बात करने में अच्छा लगेगा। और जो उसके नियम कानून या अधिकारी जो कोई भी होंगे, मुझे लगता है अच्छे लोग इसमें जिम्मेदारी लेंगे और काम अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं और गंभीर है इस मामले पे। अच्छे लोग इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। जी आशीष जी का रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी मैडम, अच्छे लोगों ने ही जिम्मेदारी उठाई थी मैडम, तभी देवस्थानम बोर्ड का निर्माण हुआ था। और 2-3 साल विवादों में रहने के बाद वो बोर्ड इसको खत्म करना पड़ा। उसमें अच्छे ही लोग रहे हैं, मुझे लगता है खराब लोग तो नहीं रहे होंगे। वही अच्छे लोग थे जो हिट एंड रन कानून बना रहे थे और उसके बाद उस कानून को वापस लेके बैठ गए। यही अच्छे लोग थे जिन्होंने कृषि कानून बनाया, 900 हत्याएं करवाई, उसके बाद उस कानून को वापस लेने का काम किया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हर घर शराब नीति लेकर आए, हर घर में 40 लीटर शराब को लीगल बना दिया, फिर उसको वापस लेने का काम किया। चिंता होती है मैडम राज्य में, जब हमने देखा है इन लोगों को किस तरह नए नए नियम बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा नहीं बना रहे थे, फिर आजकल थोड़ा हल्के लग रहे हैं, नहीं तो विधानसभा भी बन रही है देहरादून में। एक तीसरी विधानसभा का निर्माण भी होने वाला है। 2 विधानसभा बहुत तो है, तीसरी की जरूरत क्या पड़ गई। तो इस तरीके से जब पैसे की बर्बादी होती है और राज्य कर्जा लेता है, राज्य कर्ज के ऊपर कर्ज ले रहा है, तो इसलिए दुख होता है इस बात का। और हम भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और उत्तराखंड के निवासी होने के नाते चिंता करते हैं कि जो कर्जा सरकार ले रही है वो कर्जा सरकार के ऊपर नहीं है, वो कर्जा राज्य के ऊपर है। आने वाले समय पे उसकी भरपाई राज्य को करनी पड़ेगी। और राज्य भरपाई करेगा कैसे? हमने कमाई का तो कोई तरीका नहीं बनाया। आज इतना तीर्थ यात्री आ रहा है, आप देखें, खुद आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, हर जगह से पता लग रहा है कि तीर्थ यात्री आ रहा है। और अगर तीर्थ यात्री आ रहा है और पैसा खर्च करके आ रहा है, अगर हम उन्हें कुछ व्यवस्थाएं दें तो उनसे हम कुछ लेने का भी अधिकार रख सकते हैं, हम ले भी सकते हैं थोड़ा बहुत, जो राज्य के निर्माण के लिए, राज्य के व्यवस्थाएं बनाने के लिए काम आ सकता है। और मेरे ख्याल से अच्छी व्यवस्थाओं के लिए हर कोई खर्च कर सकता है। 50-100 रुपए एक आदमी के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है जो तीर्थ यात्रा में निकल पड़ा। तो अगर सही व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी तो निश्चित ही पैसा भी आएगा, क्योंकि सामने वाला तैयार है कि तुम लो तो सही, और हम ले नहीं पा रहे हैं, हम कह रहे हैं व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो दिक्कत इस बात की है। जिन मंत्री को आज इस काम में लगा होना चाहिए था, चारधाम यात्रा की व्यवस्था किस तरह बनाई जाए, वो मंत्री अपनी पूजा करवाने में लगे हैं। सोशल मीडिया के मार्फत से मंत्री जी की पूजा हो रही है, उनके भक्त उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजाओं का दृश्य चल रहा है। तो कौन व्यवस्थाएं बनाएगा? क्या मुख्यमंत्री जी हर जगह जाएंगे? हमारे मंत्री और नहीं है और हमारी कोई कैबिनेट नहीं है, इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों बनाई गई? आप कैबिनेट को सक्रिय करें, सब लोग अगर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जाम लग जाएगा। जाम ऐसे ही नहीं लग जाता, जाम लगने के कारण होते हैं। कहीं पर जब अव्यवस्थित हो जाता है, कहीं पर अगर पुलिस वाले बीच में नहीं है, रास्ते में नहीं है, का 2 मिनट के लिए हो सकता है एक पुलिसकर्मी को आपने पूरे दिन खड़ा कर दिया हो, बेचारा इस धूप में वो कैसे खड़ा होगा? ड्यूटी किस तरह चेंज कर रहे हैं, 2 घंटे में चेंज कर रहे हैं, 3 घंटे में, क्योंकि इस गर्मी में देखना पड़ेगा। आखिर वो भी एक इंसान है जो चौराहे पर खड़ा होकर पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। तो हमें उनकी भी व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा, कितने आदमी कितनी जगह पे हमने लगाए हैं। आपकी गाड़ियां तो आएगी, आप तो हॉर्न बजाते हुए फटाफट 1 मिनट निकल जाओगे, अपने कारण जाम लगवा दोगे, पर वहां पर उनका और लोगों का क्या, जो जनता आ रही है। तो हर तरह की व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। और 17 दिन चारधाम यात्रा को हुए जिसमें 60 मौतें हुई हैं, तो उसका कारण भी सरकार है।
कि आप लोग व्यवस्थाएं नहीं बना आशीष पा रहे जी, हैं, आप ठीक है, हॉस्पिटल्स की मैं कह व्यवस्था रही हूँ नहीं, बहुत डॉक्टर की व्यवस्था प्रॉब्लम्स नहीं। हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस वक्त सरकार के साथ मिलकर सुझाव आप देने की बात कर ही रहे हैं, काम करना चाहिए। धरातल पर जो लोग परेशान हैं, उनको जो परेशानियां हैं, उनको भी विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल्स पर बैठकर आरोप लगाना तो नहीं है। निश्चित मैडम, देखिए डिबेट पे सुझाव नहीं दिए जाते, सुझाव देने के लिए हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, हम वो लोग जब आरोप आप की बात कर रहे हैं, जब निमंत्रण सुझाव तो आप देंगे ही। तो देखिए सुझाव के लिए तो वो खुद ही कह रहे हैं वो लेंगे आपसे सुझाव, लेकिन अभी तो जो बोल रहे हैं, धरातल पर लेंगे नहीं मैडम, ये तो हम बार बार हम ऑफर कर रहे हैं, आप सुझाव ले लो, ये लोग नहीं लेंगे। ये तो अभी बोल रहे हैं, आप यही चैनल में बोल रहे हैं, जो इनके बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो नहीं बोल रहे हैं, उनको सुझाव चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो विश्वगुरु लोग हैं। विश्वगुरु को किसी का सुझाव थोड़ी चाहिए, वो तो सुझाव देते हैं, वो लेते नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर चारधाम यात्रा चल रही है, आस्था की बात है, तो कहीं पे अगर थोड़ा बहुत लेना पड़ जाए कोई बात नहीं, जो भी है विपक्ष तो है, एक नागरिक के नाते हमसे भी सुझाव ले लो। पर ये लोग डिबेट में तो सुझाव ले लेंगे, पर ये जहां सुझाव लेने चाहिए वहां पे सुझाव नहीं लेंगे। जहां पर हमारे पूरी टीम बैठी है, हमारी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने सरकार चलाई है, जिन्होंने देखा है, हमारे युवा अध्यक्ष हैं पार्टी के, आप सुझाव लें, अच्छे सुझाव देंगे और निश्चित चारधाम यात्रा अच्छी होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं, क्योंकि समय हमेशा एक का नहीं रहता, आज आप है कल हम होंगे, बदलता रहता है। और राज्य के ऊपर कर्जा चढ़ेगा तो के ऊपर है, बीजेपी के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ रहा है, वो राज्य के ऊपर है। हम तो चाहते हैं वापस आते हैं दीपक रावत जी। दीपक जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का जो ट्रैफिक जाम है उसको कहीं ना कहीं लगातार जिक्र किया जा रहा है, और हरिद्वार का ट्रैफिक जाम मुझे लगता है काफी फेमस हो गया, सोशल मीडिया पर भी हैशटैग चलता है कभी कभी हरिद्वार ट्रैफिक। और जिस तरीके से वहां की स्थिति काफी लंबे समय से खराब है, उसको लेकर क्या कहना है? सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, कहना चाहती कि माँ का ट्रैफिक कंट्रोल करने की बात कर रहा है, लेकिन वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा। आप जो बोल रहे हैं वो भी गलत है, विपक्ष जो बोल रहा है वो भी गलत है। सच सिर्फ वो है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। कौन सा ट्रैफिक? सब कुछ सुगम से चल रहा है, कोई यात्री यहाँ से बिना यात्रा किए वापस नहीं किया है, कोई किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा का सामना नहीं कर रहा है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हम तो विपक्ष और आप और हम जैसे लोग बेकार में चिंता कर रहे हैं इस विषय की, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे राजेश विषय को हंसी आ रही थी, मुझे तो खुद लग रहा है कि अगर हम हंस पड़े तो ये इनको कितना चुभेगा। हमें तो बड़े हंसी आ रही है, धाकड़ धामी बेचारे कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, कभी कुमाऊं भाग रहे हैं, कभी गढ़वाल भाग रहे हैं, कभी केदार गंगोत्री भाग रहे हैं, कभी चमोली भाग रहे हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं। धाकड़ धामी तो पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बेचारे इस विधानसभा में जो वर्तमान में जो विधानसभा सरकार चल रही है, कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी है जो यहाँ से वहां उछल कूद मचा रहा है और बहुत ही ज्यादा सीरियस है, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि जिस हिसाब से जो जिनके पास ये विभाग है, इनके अलावा आप मुख्यमंत्री के अलावा और मुख्य सचिव के अलावा शायद ही आपने किसी और को इस बारे में चर्चा करते हुए और चिंतित होते हुए देखा होगा। हर डिबेट में जब हम डिबेट करते हैं चारधाम यात्रा की या पर्यटन से रिलेटेड, तब मुझे पता चलता है कि एक पर्यटन विभाग उत्तराखंड में है, अदरवाइज मुझे तो लगता है कि बिना विभाग के ही उत्तराखंड है, ये विभाग है ही नहीं। और इसके मंत्री कौन है, मुझे तो कई बार शायद लगता है कि मैं गूगल पर सर्च करूं तो, लेकिन फिर पता चलता है कि सतपाल महाराज जी हैं, कहीं तो हैं, कुछ तो कर रहे हैं। यासी जी क्या इस बात में हम हंसे? जैसे राजेश बिजी बोल रहे थे कि मुझे हंसी आ रही है, तो क्या हम हंस पड़े? मैं हंसने वाली बात बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, अभी 2 मिनट रुक जाइए, मेरा नंबर आने दीजिए। आपका नंबर जब आएगा बोल लीजिए, हम सुनते हैं आपकी। हाँ बोलो। यासी जी विडंबना देखिए, आज ही समाचार पत्रों में एक खबर छपी है कि 15 दिन नहीं हुए हैं, 200 करोड़ का राजस्व हमने प्राप्त करवा दिया। करके दे दो, मैं 15 मिनट बाद बात करूंगा डिबेट में। कौन कर रहा है इसका? क्या आज से पहले कभी किसी सरकार ने इस बात को निश्चित किया है कि कितने यात्रियों से कितना पैसा हुआ इस सरकार राजस्व में आया है? ये तो उसको भी विषय बना रहे हैं और फिर कहते हैं कि राजनीतिकरण मत करिए इस यात्रा का। आप मुझे बताइए, आज के समाचार पत्रों में ये खबर कैसे छपी कि 200 करोड़ रुपए कमा दिए हैं 16-17 दिन में, और ये मंत्री उपलब्धि बता रहे हैं। अरे भाई, यात्रा 6 महीने है, जब 6 महीने हो जाएंगे तब बता दीजिएगा। ये उसको भी श्रेय लेना चाह रहे हैं, उसका भी राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये यात्रा का राजनीतिकरण तो खुद करने में लगे हुए हैं और विपक्ष को कह रहे हैं कि इसमें कोई विषय पर आप प्रश्न न करिए।
अरे यात्रा पूरा होने दीजिए, 6 महीने होने के बाद आए हुए का खर्चा आप दे दीजिएगा, कितना खर्चा क्या हुआ, कितने आए हुए। ये अभी से समाचार पत्रों की हेडलाइन कैसे बन गया? किसने ये सरकार की तरफ से किसने ये आंकड़े जारी करे कि 16 दिन में हमने 200 करोड़ रुपए कमा दिया है? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि इस तरह के आंकड़े और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे आपकी एक तरफ आप कहते हैं कि यात्रा भी शुरुआती चरण में है और दूसरी तरफ आप आय के जो जितनी आय हुई है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उसके बारे में श्रेय लेना चाहते हैं। अरे मान ली क्यों आप राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं? समझ जाइए, यात्रा बहुत लंबी है, बहुत जितनी सरल सुगम। राजेश जी, इसके बाद रतन मनी जी आपके पास आती हूँ मैं। राजेश जी। यशी जी, अभी इन्होंने हंसी की बात करी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इनके इंडिया गठबंधन के लीडर, युवा प्रधानमंत्री कैंडिडेट देश के अंदर 1 साल से घूम रहे और कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के मोहब्बत की दुकान वो कर रहे हैं, लेकिन इनको इनके अंदर इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? कब सीखेंगे ये सीख क्यों नहीं रहे? मेरी तो बड़ी हैरानी हो रही है, मुझे इसलिए हंसी आ रही है। दूसरी बात, ये कहते हैं राजस्व बता दिया है, इन्होंने राजस्व की बात करी। दीपक भाई थोड़ा शांति रख लो भाई, दीपक भाई थोड़ी देर शांति रखो, नहीं तो फिर हंसी आ जाएगी मुझे। आप थोड़ी देर शांति रखो, नहीं तो फिर हंसी आ जाएगी मुझे। आप ऐसे मत करो, फिर आप बोलोगे आप हंस रहे हो। अब राजेश जी सीधे सीधे एक बात, इस बात का जवाब दीजिए आप पहले तो। इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि जरा मुद्दे पर रहें। तभी मैं वही कह रहा हूं ना। राजेश जी, मुझे ये बताइए, इंडिया गठबंधन का फिलहाल आपकी इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं। मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप जो है वो स्थानीय लोगों से भी इस पर बात की जाएगी प्राधिकरण के गठन को लेकर। मैं ये जानना चाहती हूँ, पंडा पुरोहितों की राय आप लेंगे कि नहीं लेंगे? और अगर आपने उनसे राय नहीं ली तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपको फिर इसे नष्ट करना पड़ेगा, इसे भंग करना पड़ेगा। यशी जी, अगर हम लोग मुद्दे को समझेंगे नहीं और उस पे कहेंगे हम पंडा पुरोहितों से राय लेंगे, व्यापारियों से राय लेंगे, एक्स से राय लेंगे, वाई से रहेंगे, सोर्स ही नहीं है ना उस बात में। हम आपको एक चीज कह रहे हैं कि यात्रा में किसी भी व्यक्ति की आने जाने की सुगम व्यवस्था के लिए प्राधिकरण बन रहा है, न कि पंडा पुरोहितों या मंदिर की दखल के लिए बन रहा है। इस चीज को ऐसे समझना होगा हमें। अननेसेसरी अगर हम कहें कि जो पिछली बारी जो यहाँ पे तीरथ सिंह रावत, राजेश जी अभी 3 दिन पहले हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे और आपने तब कहा था कि पंडा पुरोहितों की राय ली जाएगी, और 3 दिन बाद आपको खुद ये बात समझ में आ रही है कि नहीं ये तो वो मसला ही नहीं है। नहीं यशी जी, आप बात नहीं समझ रहे। मैंने आपको ये कहा है कि इसका यात्रा से संबंध है, बस उसका वहां पे मंदिर के पंडा पुरोहितों की कोई दखल नहीं है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कोई दखल नहीं है। इसने सुगम यात्रा को सही तरीके से यात्रियों को किस तरह से मंदिर के दरबार पहुंचाना, इसकी यात्रा को ठीक करने के लिए प्राधिकरण बन रहा है। इसका वहां से मंदिर के जो जिस तरह से मंदिर की व्यवस्थाएं चलती आ रही उसमें कोई दखल नहीं होगी प्राधिकरण की। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं। राय की जहां तक आपने बात करी, राय में आम आदमी से राय ली जाएगी। हमारे विपक्ष के साथी बैठे हुए, जैसे अभी नरेश बंसल जी को आप ही ने सुनाया, उन्होंने भी कहा कि हम सबकी इस पे सामूहिक राय लेंगे, जरूर इस पे राय ली जाएगी। और ये अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि यहाँ पे कोई भी वीआईपी आएगा तो गाड़ियां ले लेके अपनी बत्ती जलाएगा और वो तुरंत निकल जाएगा। मैं 2013 का वाक्य आपको बता देता हूं, जिसका खुद मैं साक्षी हूं। देहरादून से हरिद्वार के लिए निकला था, 8.5 घंटे तक देहरादून में था, और माननीय हरीश रावत जी, माननीय कुंजवाल जी, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनकी गाड़ियां जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट में निकली, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये उस माहौल से परिचित हैं। इनकी कोई बात ऐसा नहीं है ना, इनको नहीं पता। और ये जो आज सवाल हम पे कर रहे हैं, ये तो बताएं 10 वर्षों के अंदर अगर इतनी व्यवस्थाएं इन्होंने सुगम, अच्छी और बेहतर की हुई, तो आज हमारी सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाने का क्या मतलब हो रहा है? अगर वो व्यवस्थाएं पहले से ठीक होती तो आज हमारे को ले जाने की क्या आवश्यकता होती? ठीक है, आज हमें इसका जवाब आशीष नौटियाल जी से लेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ रतन मनी डोभाल से हमारे साथ जुड़े हुए। रतन मनी जी, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में लगातार बनी हुई है, खासकर हरिद्वार ऋषिकेश के ट्रैफिक जाम कहीं ना कहीं लगातार चर्चा का विषय है, लोगों के लिए परेशानी का सबब भी है। प्राधिकरण को लेकर जैसा कि अभी राजेश जी ने एक स्थिति ये स्पष्ट करी कि पंडा पुरोहितों की राय से नहीं ली जाएगी, क्योंकि मंदिर से इसमें कोई दखल नहीं किया जाएगा, और ये केवल व्यवस्थाओं को और जो यात्री आएंगे उनके कैलकुलेशन के लिए तमाम व्यवस्थाओं के लिए इसका गठन किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो क्या थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं उस पर आऊंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर रहे हैं। एक व्यवस्था यात्रा शुरू होने से पहले बनाई गई थी इसी यात्रा में, और ये कहा गया था कि कोई वीवीआईपी नहीं जाएगा उस व्यवस्था में,
और उस व्यवस्था को सबसे पहले तोड़ने वाले वही लोग हैं जिन्होंने वो आदेश जारी किया था। मुख्यमंत्री सपत्नीक उसमें गए थे और हमारे गवर्नर साहब भी उसमें गए थे। और फिर उसके बाद आपके जो पर्यटन मंत्री है वो भी वहां गए हैं, कुछ और भी अधिकारी वहां पर दर्शन करने के लिए गए। तो किसने तोड़ी व्यवस्था को? किसी पब्लिक ने तो नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा। और अभी ये कल की बात है जो सोशल मीडिया पे आए, एक अदना सा नेता जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का है, वो वहां गर्भ, आपने ये व्यवस्था की कि कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, ये सब होगी, वो गर्भगृह तक चला जाता है और उसकी फोटो भी आ जाती है, वो अपना सोशल मीडिया में डालते भी हैं उसको अपने लॉग बुक पे। तो ये व्यवस्थाएं कौन तोड़ रहा है? वही लोग तोड़ रहे हैं जो व्यवस्थाएं बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये बात, ये दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये यात्रा व्यवस्था, आपको यात्रा का प्रवेश द्वार हरिद्वार ऋषिकेश है, आपको यहीं से उसको व्यवस्थित करना होगा कि कितनी क्षमता आपके पास है, वहां एक समय में आप कितने लोगों को वहां भेज सकते हैं, कितनी गाड़ियों को वहां रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, दर्शन की व्यवस्था कर सकते हैं, रात को ठहरने की व्यवस्था कितने होटलों में हो सकती है, कितने आश्रम है, कितने धर्मशालाएं हैं, उस हिसाब से आप भेजिए। अगर आप उसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था वहां कर सकते हैं लोगों को टिकाने के लिए, चाहे गौचर है या उत्तरकाशी में है या भटवानी में, आप कहीं भी अगर वो कर सकते हैं तो वो कीजिए ताकि आराम से। वो दूसरा जो ये पंजीकरण वाला है, अभी देखिए ना, कुछ मुकदमे हो गए रुद्रप्रयाग में, कुछ मुकदमे हो गए मनेरी में, उत्तरकाशी में, और हरिद्वार में मुकदमे हो गए, ऋषिकेश में मुकदमे हो गए कि फर्जी रजिस्ट्रेशन से लोगों को वहां जा रहा है। और वो लोग यहाँ डबल पैसा देके जा रहे हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और वाहन का भी आपने कोई ना, अब 500 का जो कमरा किराए पे मिलता है वो 5000 में मिल रहा है। हाँ। जो 30,000 में जो गाड़ी चार धाम जा रहे थे वो 6,000 रुपए, 3,000 रुपए जो रोज ले रही थी वो 6,000 रुपए रोज ले रही है। और इस प्रकार से आपने कोई भी नियंत्रण उस पर नहीं किया, तक की व्यवस्था नहीं है। और मैंने कहा नकली पानी जो बिस्लरी के नाम पर बिलेसरी बेच रहे हैं लोग, वो कोई नियंत्रण आपका नहीं है। और हरिद्वार जैसी जगह पर आप, यहाँ पर गंगा के किनारे हरिद्वार है और आप लोग यात्रियों को पानी नहीं दे सक रहे। कोई जितने स्टेट पंप थे, स्टेट पोस्ट थे जो खुले रहते थे पानी पीने के लिए, सब पी लेते थे यात्री वगैरह। जो होटल वाले हैं वो तो बिस्लरी पिएगा। जो लोग यात्री हैं, वास्तव में यात्री है, एक तो सैलानी है, पर्यटक हैं, एक तीर्थाटन वाले हैं, ये उसमें भेद ही नहीं कर पा रहे हैं कि पर्यटन अलग चीज है, तीर्थाटन अलग चीज है। हमको इन व्यवस्थाओं में देखना, तीर्थाटन में तो लोग फटे हाल लोग भी आते हैं, वो तीर्थाटन करते हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने सैलानी आ रहे हैं, मौज मस्ती के आ रहे हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था होनी है, तीर्थाटन के लिए अलग व्यवस्था होनी है। वो एजेंडे में ही नहीं है सरकार के। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक ये इसलिए मैं पुरानी बात याद दिला रहा था, ये 85 में नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 86 में हरिद्वार में कुंभ होना था। उस कुंभ के समय भी पंडा पुरोहितों ने और यहाँ की जो विकास समिति है, उस समिति ने एक पुरजोर मीटिंग बुलाई थी। तिवारी जी उस मीटिंग में शामिल हुए और ये कहा गया था कि हमारे लिए कोई आप मेला प्राधिकरण बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लक्खी मेले और तमाम ये सब होते रहते हैं, और पूरी व्यवस्था जो वो करे, व्यवस्थाएं चरमरायनी, कांवड़ मेला भी होते हैं, ये सारे होते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था है, इसको व्यवस्थित करने के लिए आप बना दें। तो फिर उन्होंने लखनऊ में गए अधिकारियों, वो यहाँ भरोसा देके गए कि हाँ ये ठीक सुझाव है और हम इस पर काम करेंगे। और लखनऊ में जाके जो ब्यूरोक्रेट ने, उन्होंने उसको एजेंडे को बदल दिया और ये कहा कि मेला प्राधिकरण जैसा तो हमारे पास कोई नॉर्म्स में नहीं है, हम हरिद्वार विकास प्राधिकरण बना देते हैं और वही काम करेंगे। लोगों ने विरोध किया उसका कि हमें विकास प्राधिकरण नहीं चाहिए, हमको मेला प्राधिकरण चाहिए जो मेला की व्यवस्था करता रहे निरंतर। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अगर ये सुझाव की कोई बात है तो निश्चित रूप से जिस तरीके से क्राउड बढ़ रहा है उसकी कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी होगी और वो प्रवेश द्वारों से करनी होगी। अगर आप वहाँ क्षमता नहीं है तो आपको हरिद्वार ऋषिकेश में रुकने की उनकी व्यवस्था करनी होगी। मेला क्षेत्रों में आपको यात्री या अंग्रेजों का अगर पुराना आप देखें तो यात्री पड़ाव यान जगह जगह वहाँ ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में क्यों बनाए उन्होंने? जो क्राउड आता है तो ये यात्री पड़ाव यान होगा, यहाँ पर हम आपको ठहराने की व्यवस्था करेंगे।
वो उन चीजों को टटोलने की जरूरत है, और ये टटोलने का काम इस पर्यटन विभाग का है, जो ये कुछ कर नहीं रहा उस पर। और ये तब कर, जब यात्रा शुरू हो रही है, अभी आप कह दे, मुख्यमंत्री ने कह दिया 6 आदमियों को आनंद वर्धन के उसमें और नेतृत्व में 6 अधिकारियों की कमेटी बना दी। क्या कमेटी कर लेगी वो यात्रा? भीड़ तो जा रही है। जी वापस आएंगे, राजेश जी जवाब देंगे फटाफट। जी यशी जी, ये बार बार जो एक ही बात कह रहे हैं, सन 86 में, सन 83 में कम हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, सवाल उठाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसका क्या हम लोगों को उसमें ठीक करना चाहिए, किस चीज को बेहतर करना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे हमारे साथियों को लगता है कि हम यहाँ सुझाव देंगे तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। जो चीजें हम आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या एक दूसरे के बारे में हम लोग अच्छी चीजें कर सकते हैं या उसको अच्छे हम लोग इंप्लीमेंट में ला सकते हैं, सरकार सुनती है। सरकार बगैर सुने काम नहीं करती। अगर कोई सुझाव ऐसा रहेगा जिसको ठीक करने की कोशिश सरकार कर सकती है, बेहतर करने की कोशिश कर सकती है, वो अवश्य करेगी। जो सुझाव आएंगे उनका स्वागत है, और उनको हम भी अपने माध्यम से जहां पे पहुंचा सकते हैं हम उनको पहुंचाने का 100% प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आज डिबेट में बैठे ठीक है, आशीष नौटियाल जी फटाफट अपनी टिप्पणी करिए प्लीज। आशीष नौटियाल जी, हम तो ये कहना चाहेंगे, चारधाम यात्रा को अच्छा बनाने के लिए सरकार जो भी अच्छा कार्य करेगी, विपक्ष उसमें उनका सहयोग करेगा। निश्चित ही अच्छी सोच के साथ अगर कोई काम किया जाए तो वो अच्छा ही होता है, और अगर हमारी सोच ही कुछ गलत हो तो काम गलत हो जाएगा। तो अच्छी सोच के साथ सरकार काम करे, निश्चित अच्छा होगा, और विपक्ष उनके साथ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये व्यवस्थाएं जो है वो सुधरेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे चारधाम यात्रा को लेकर। प्राधिकरण जिस तरीके से बनाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा को लेकर हो रही है, उनको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल सरकार कैसे इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती है, ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।